एक एक छोटे छोटे एस्ट्रोनॉट। तो चलिए हम चल पड़े महाकाश की ओर और देखते हैं महाकाश से हमारा प्यारा धरती किस प्रकार के नजर आते हैं। लीजिए पहुंच गए महाकाश पे और यह हमारा धरती कुछ ऐसा नजर आता है, काफी खूबसूरत पेड़ पौधे, घने जंगल और जीवन से हरा भरा हमारा धरती देखने में कुछ ब्लू मार्बल जैसा है। इसके ऊपर काफी सारे कलर्स आप देख पा रहे हैं। तो बताए तो सबसे ज्यादा कौन से कलर यहाँ पे मौजूद है? ब्लू। जी हाँ, ब्लू कलर। और उसके बाद व्हाइट कलर यानी कि सफेद रंग। तो सवाल ये है कि सफेद कलर, ये जो सफेद रंग जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये क्या हो सकता है? ये सफेद बादल यानी कि क्लाउड्स। लेकिन बादल तो एक जगह पे स्थिर नहीं होते, इस समय के साथ साथ यहाँ से वहाँ टहलते रहते हैं। तो यहाँ पे बादल रुका क्यों है? क्योंकि किसी भी एक पल में लिया गया सैटेलाइट इमेज है, जैसे कि हम लोग लेते हैं मोबाइल फोन पे स्क्रीनशॉट। तो चलिए देखते हैं बादल के असली चेहरा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैसे बादल यहाँ से वो मूव कर रहे हैं, और बादलों के यही मूवमेंट को अध्ययन करके हमें बहुत कुछ पता चलता रहता है, जैसे कि कौन सा जगह पे बारिश हो रही है, कौन सा जगह पे बारिश होने का संभावना है, कहाँ पे साइक्लोन आ सकते हैं इत्यादि। लेकिन क्लाउड छोड़ के बाकी सब कलर्स भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और उस सब कलर को अच्छे तरह से समझने के लिए पहले हमें बादल को हटाना पड़ेगा। तो चलिए हटा देते हैं बादल को और देखते हैं बादल रहित धरती। बादल हटाने के बाद हमारा धरती कुछ ऐसे नजर आता है, काफी खूबसूरत, ब्लू कलर कुछ ज्यादा ही है। और ये हमें पता है धरती के ऊपर 3/4 हिस्सा है पानी और बाकी सब है लैंड मासेस, यानी कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो चलिए वैसे लैंड मास को हम लोग पहले सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मौजूद है। जैसे कि आप सभी का सामने बहुत बड़ा एक रीजन है, नाम है इसका अफ्रीका महादेश। अगर आप लोग देखेंगे तो अफ्रीका के ऊपरी भाग में बड़ा एक रीजन है येलो कलर का, और ये दर्शाता है सबसे बड़ा सूखा हुआ गर्म रेगिस्तान को। तो गेस करके बताते कौन सा रेगिस्तान है? जी हाँ, ये सहारा डेजर्ट। और इसके नीचे आप देख पा रहे बड़ा सा ग्रीन कलर का रीजन, और ये दर्शाता है सबसे बड़ा ग्रासलैंड को, और इसका नाम है सावाना ग्रासलैंड। सावाना ग्रासलैंड का एकदम बीचों बीच डीप ग्रीन कलर का छोटा एक रीजन आप देख पा रहे हैं, और ये दर्शाता है रेन फॉरेस्ट को, नाम है इसका कॉन्गो रेन फॉरेस्ट। सामने साउथ अमेरिका, और इसका बीचों बीच आप देख पा रहे बड़ा सा डीप ग्रीन कलर का रीजन। तो फिर ये भी एक वर्षावन है, यानी कि सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट, नाम इसका अमेज़न रेन फॉरेस्ट यहाँ पे है, क्योंकि इस जगह से अमेज़न रिवर बहती है और इसी का ऊपर इसका ऐसा नाम दिया गया है। पूरे धरती के ऊपर जितना ऑक्सीजन हमें मिलते हैं, खास 10% ऑक्सीजन इसी जगह से प्रोड्यूस होता है, और इसलिए इसको कहा जाता है द लंग्स ऑफ द अर्थ, यानी कि धरती का फेफड़ा, और इसलिए इसको बचाना बेहद जरूरी है। चलते हैं ऑस्ट्रेलिया पे, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रेड एंड ब्राउन कलर काफी ज्यादा है, और ये दर्शाता है ऊंची एरिया को। सामने अर्थ का नॉर्थ पोल, बर्फ से ढका हुआ व्हाइट कलर का रीजन, नाम है इसका ग्रीनलैंड। और इसके उल्टी दिशा में यहाँ पे है साउथ पोल, और ये भी एक बर्फ से ढका हुआ इलाका, नाम है इसका अंटार्कटिका। देखते हैं लास्ट में हमारा प्यारा भारत को भी, जैसे कि सामने इंडिया, और यहाँ पे आप देख पा रहे हर एक कलर थोड़ा बहुत करके मौजूद है, और इसीलिए इंडिया को कहा जाता है उपमहादेश, यानी कि सब कॉन्टिनेंट। लेकिन इसी के साथ और एक चीज देखिए, अभी तक धरती का जो चेहरा आप लोग देख रहे थे, इसमें एक चीज मिसिंग लग रहा है ना? तो गेस करके बताए कि यहाँ पे कौन सा चीज मिसिंग है? क्लाउड्स को तो हम लोग पहले जानबूझ कर हटा चुके थे, लेकिन इसके बाद यहाँ पे देखिए धरती का हर एक कोने में दिन और दिन है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है, धरती के ऊपर दिन के साथ साथ रात भी तो होता रहता है। तो चलिए देख लेते हैं दिन और रात को एक साथ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे धरती का एक साइड पे है दिन और एक साइड पे रात, क्योंकि हमें पता है धरती 24 घंटे में अपना अक्ष के ऊपर एक बार चक्कर लगा लेते हैं, और इसी दौरान जो हिस्सा सूरज के सामने होता है उसमें होता है दिन, और इसके विपरीत हिस्सा वो बन जाता है रात। लेकिन यही दिन और रात को अलग करने वाली जो पार्टीशन का स्क्रीन में बराबर देख पा रहे हैं, इसको कहा जाता है 10 सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो कुछ टाइम के लिए मान लेते हैं पूरे धरती के ऊपर एक बारे में अंधकार हो गया है, यानी रात की पृथ्वी। तो चलिए देख लेते हैं रात की पृथ्वी देखने में कैसा लगता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे पूरे धरती के ऊपर हर एक कोने में अंधकार ही अंधकार है, लेकिन इतने ज्यादा अंधकार में भी काफी सारे व्हाइट ग्लोइंग डॉट्स, कुछ डायमंड जैसे नजर आ रहा है। तो गेस करके बताइए तो ये सब व्हाइट डॉट्स क्या हो सकता है? ये सब है नाइट टाइम लाइट्स, और जो सब लाइट हम घरों में, सड़कों में, बाजार में जलाते हैं। गाड़ी का हेडलाइट भी हो सकता है, और आपका मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट भी हो सकता है। जैसे कि सब लाइट मैनमेड लाइट है, इसलिए इन सब लाइट को कहा जाता है लाइट ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि मानव सभ्यता की प्रदीप। इससे हमें बहुत कुछ पता चलता रहता है, जैसे कि उस जगह पे पॉपुलेशन कैसा है, उस जगह पे जो लोग रहते हैं कितना अमीर है, कितना गरीब है,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना हो रहा है इत्यादि। तो चलिए फॉर एग्जांपल सामने लेके आते हैं हमारा प्यारा भारत को और देखते हैं यहाँ का लाइट का डेंसिटी कैसा है। जैसे कि आप सभी का सामने इंडिया, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं काफी मात्रा में रोशनी है जो कि इंडिया का पॉपुलेशन को दर्शाता है। अगर आप लोग अच्छे तरह से देखेंगे तो इंडिया का ऊपर किसी किसी जगह पे आप देख पा रहे हैं बड़ा बड़ा चमकीला व्हाइट डॉट्स, और ये सब डॉट्स दर्शाता है एक एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज को। जैसे कि यहाँ पे है हमारा नेशनल कैपिटल दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई इत्यादि। लेकिन इसी के साथ अगर हम थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा यूरोप महादेश, जहाँ पे फ्रांस, इताली, जर्मनी ये सब यहाँ पे मौजूद है। लाइट का डेंसिटी देखिए इंडिया से कहीं गुना ज्यादा है। तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं। असल में इंडिया से करीब 50 करोड़ कम लोग यहाँ पे रहते हैं, फिर भी इतना लाइट, क्योंकि जो लोग यहाँ पे रहते हैं बहुत ही अमीर होते हैं और इसलिए बिजली का इस्तेमाल भी काफी ज्यादा कर पाते हैं। अगर हम लोग थोड़ा राइट साइड में जाएंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा रशिया, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत सारे पतली पतली लाइट के लाइन्स, और ये सब लाइन एक मैन मेड कंस्ट्रक्शन को दर्शाता है, और जो है लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन, और जिसका नाम है द ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये शुरू होता है रशिया का राजधानी मॉस्को और खत्म होता है फार ईस्ट व्लादिवोस्तोक नाम पे एक जगह पे। अगर हम लोग फिर से और एक बार अफ्रीका देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आपके सामने है अफ्रीका। लाइट की डेंसिटी है ना के बराबर, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं बहुत ही पुअर होते हैं, बिजली का इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए अफ्रीका को कहा जाता है द डार्क कॉन्टिनेंट। चलता है उत्तर अमेरिका पे, और देखिए सबसे ज्यादा लाइट का डेंसिटी यहाँ पे ही है, क्योंकि ये सब जगह काफी डेवलप्ड है। अगर हम लोग इंडिया से अमेरिका जाना चाहते हैं वो भी बहुत जल्दी, तो हमें जाना पड़ेगा फ्लाइट से, यानी कि एरोप्लेन। तो चलिए देख लेते हैं धरती के ऊपर एयर ट्रैफिक डेंसिटी कैसा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं काफी मात्रा में ग्रीनिश डॉट्स कुछ मछली की तरह एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, और ये सब दर्शाता है एक एक एक्टिव एरोप्लेन्स को, जो समय के साथ साथ एक कंट्री से दूसरा कंट्री, एक शहर से दूसरा शहर में टहलते रहते हैं। सामने लेके आते हैं इंडिया को और देखते हैं यहाँ का एयर ट्रैफिक डेंसिटी। जैसे कि आप सभी का सामने इंडिया, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आसपास का रीजन से कुछ ज्यादा यहाँ पे एयर ट्रैफिक डेंसिटी है। इंडिया में हर दिन लगभग 2000 से लेकर 3000 फ्लाइट्स लैंड एंड टेक ऑफ करता रहता है। इसके कंपैरिजन में अगर आप जाएंगे चाइना, जापान पे काफी ज्यादा यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री काफी ज्यादा है, जहाँ से मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स प्रोड्यूस होता रहता है। अगर हम लोग देखेंगे एक बार यूरोप महादेश को, यहाँ पे देखिए और कहीं गुना ज्यादा है। हर दिन लगभग 30 से लेकर 35,000 एरोप्लेन्स यहाँ पे लैंड एंड टेक ऑफ करता रहता है। स्क्रीन के ऊपर गौर कीजिए, कुछ फ्लाइट्स ऊपर का तरफ भी भाग रही। तो चलिए हम लोग उनको फॉलो करते हैं, और लीजिए हम लोग पहुंच गए फिर से उत्तर अमेरिका पे। और यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक डेंसिटी, और इसीलिए इन सब जगह को कहा जाता है बिजिएस्ट एयर ट्रैफिक जोन। एंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट एटलांटा एयरपोर्ट भी यहाँ पे मौजूद है। हर दिन लगभग 80 से लेकर 85,000 एरोप्लेन्स यहाँ पे लैंड एंड टेक ऑफ करता रहता है। दिन के आसमान पे भले ही हम प्लेन उड़ना देख पाते हैं, लेकिन रात के आसमान पे प्लेन के लाइट के अलावा काफी सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का लाइट भी देख पाते हैं, जैसे कि बहुत सारा स्टार और इसी के साथ बड़ा एक मून। तो चलिए पहले देख लेते हैं हमारा धरती का एकलौता नेचुरल सैटेलाइट द मून, यानी चंद्रमा को। बहुत ही खूबसूरत है, चंद्रमा का बहुत ही नजदीक से लिया गया सैटेलाइट इमेज, काफी खूबसूरत दिख रहा है। गौर से देखिए चंद्रमा का दो साइड आपको मिलेगा। एक साइड है बहुत ही काले धब्बेदार यानी कि ब्लैक फेस, और एक साइड है बहुत ही ब्राइट यानी कि व्हाइट फेस। तो पूर्णिमा का रात में तो हम लोग पूरी चांद को देख ही पाते हैं। तो गेस करके बताइए तो पूर्णिमा का रात में चांद का कौन सा हिस्सा हम देख पाते हैं, ये ब्लैक फेस और व्हाइट फेस? जी नहीं, पूर्णिमा का रात में हमेशा हम लोग यही ब्लैक फेस ही देखते रहते हैं। ये व्हाइट फेस कभी नजर ही नहीं आता है, इसका पीछे झुक जाता है। तो फिर इसका रीजन, क्योंकि मून सारे 27 दिन में अपना अक्ष का ऊपर एक बार चक्कर लगा लेते हैं, और साथ ही साथ हमारा धरती को भी यही सारे 27 दिन में एक बार चक्कर लगा लेते हैं, और इसी दौरान यही काले धब्बेदार इलाकाई हमेशा हमारे सामने रह जाते हैं, और जिसको हम लोग बोलते हैं चांद का कलंक। और 1969 पे जब एपोलो 11 मिशन हुआ था, तब भी जाके साइंटिस्ट लोग पहली बार यही काले धब्बेदार इलाका भी उतरे थे, और जिसको कहा जाता है द बेस ऑफ ट्रैंक्विलिटी। लेकिन मून तो एक नेचुरल सैटेलाइट है, तो जाहिर सा बात है इसका तो खुद का रोशनी नहीं होता है, और इसको रोशनी देते हैं हमारे सन, यानी कि हमारे सौर मंडल का एकलौता स्टार सन, द बिग बॉल ऑफ फायर, आग का गोला है। तो रेड कलर का, लेकिन इसके ऊपर किसी किसी जगह पे येलो स्पॉट भी देख पा रहे हैं,
और ये सब दर्शाता है एक एक एक्टिव सोलर फ्लेयर्स को, जो बहुत ही डेंजरस होता है और इसी जगह से प्रोड्यूस होता है खतरनाक अल्ट्रा वायलेट रे, जो स्किन कैंसर का कारण भी बन सकता है। सन के बाहर का टेम्परेचर लगभग 5,500 से लेकर 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका सेंटर यानी कोर का टेम्परेचर लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इसका अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहा है और इसी के साथ काफी सारे एनर्जी का उद्गमन भी हो रहा है। सन को केंद्र करके आसपास घूम रहा है 8 प्लैनेट्स। तो चलिए देख लेते हैं 8 प्लैनेट्स को भी एक एक करके। सूरज से सबसे नजदीक जो प्लैनेट है, नाम है इसका मर्क्यूरी यानी कि बुध। बहुत ही तेजी से घूमने वाला प्लैनेट करीब करीब 88 डेज में ही पूरे सन के एक बार चक्कर लगा लेते हैं। गौर से देखिए, इसके ऊपर भी काफी मात्रा में ब्लू कलर आप देख पाएंगे, कुछ हमारा धरती जैसा ही। तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे भी पानी है। असल में इसका ऊपर एक टाइप का लो रिफ्लेक्टिंग मटेरियल मौजूद है और जिसको ब्लू कलर से दर्शाया गया है। किसी किसी जगह पे आप लोग यूलोस्फीयर भी देख पा रहे हैं और ये सब दर्शाता है इस पर मौजूद सल्फाइड ओर्स को। इसका कोई वायुमंडल नहीं है, ना तो कोई इसका नेचुरल सैटेलाइट यानी मून है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लैनेट पे और यहाँ पे है वेनस यानी कि शुक्र। ये हमारा सौर मंडल का सेकंड नंबर प्लैनेट तो है, लेकिन सबसे गर्म एंड ब्राइट प्लैनेट भी है, यानी कि ये सेकंड नंबर होने के बाद भी हॉटेस्ट प्लैनेट भी है, क्योंकि इसका ऊपर जो वायुमंडल होता है उसमें करीब 96% होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो सूरज से आने वाला किरणों को इसके अंदर ट्रैप कर लेती है। और साथ ही साथ इसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड का वर्षा भी होता रहता है, जो मिट्टी पे गिरने से इसका टेम्परेचर को और कहीं गुना बढ़ा देता है। और इन्हीं दो वजह से इस सेकंड नंबर होने के बाद भी सबसे गर्म प्लैनेट बन जाता है। इसका कोई नेचुरल सैटेलाइट यानी मून नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लैनेट पे और जहाँ पे है हमारा प्यारा सा ब्लू मार्बल यानी कि धरती। ये एक ऑप्टिमम डिस्टेंस पे है और जैसे कि यहाँ पे पानी का तीनों स्टेज ही मौजूद है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और शायद इसी वजह से इसका ऊपर अभी तक जीवन का अस्तित्व है। इसके बारे में तो बहुत कुछ हमें पहले से ही पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लैनेट पे और जहाँ पे हमें मिलेगा मार्स यानी कि मंगल। इसका और एक निकनेम भी है द रेड प्लैनेट यानी कि लाल ग्रह, क्योंकि इसके ऊपर काफी सारे आयरन ऑक्साइड मौजूद है। तो चलिए देखते हैं मंगल का दोनों पोल को। सामने मंगल का नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव और इसके उल्टी दिशा में है मंगल का साउथ पोल यानी कि दक्षिण ध्रुव। और दोनों ही ध्रुव देखने में कुछ हमारा धरती जैसे ही है, कुछ बर्फ से ढका हुआ व्हाइट कलर का रीजन। और बर्फ पानी का भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी हो सकता है। अगर अब बर्फ पानी का हुआ तो यहाँ पे भी जीवन हो सकता है और इसको जानने के लिए साइंटिस्ट लोग लगातार इसके ऊपर अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं मंगल का दोनों मून को। पहला मून का नाम है फोबोस। इसके ऊपर भी काफी सारे गड्ढे भी आप देख पाएंगे, कुछ हमारा धरती का चंद्रमा जैसा ही। इसके बाद मंगल का दूसरा मून नाम है इसका डिमोस। ये फोबोस एंड डिमोस असल में दोनों ही कुछ खाने का आलू जैसा दिखने में है, यानी कि इरेगुलर शेप का। इस स्क्रीन में आप लोग गोलाकार देख रहे हैं क्योंकि ये स्क्रीन गोलाकार है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लैनेट पे और जहाँ पे है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। बहुत ही विशाल प्लैनेट, गैस से भरा हुआ है और गैस का जो मूवमेंट्स है वो भी आप लोग स्क्रीन में बराबर देख पा रहे हैं। लेकिन स्क्रीन के ऊपर गौर कीजिए, एक गोल टाइप का चीज घूमता हुआ आपको नजर आएगा और जिसको कहा जाता है द रेड जायंट आई ऑफ द जुपिटर यानी कि बृहस्पति का आंख। असल में एक साइक्लोन है जो 350 साल से यहाँ पर राज कर रहा है और ये अकेला साइक्लोन इतना विशाल है कि इसका अंदर 3 धरती एक बार में फिट हो सकता है और पूरे बृहस्पति में 1300 धरती एक बार में आ सकता है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बृहस्पति कितना विशाल प्लैनेट है और इसीलिए इसका नेचुरल सैटेलाइट यानी मून का संख्या है करीब 95 के आसपास। लेकिन यहाँ पे हम 4 इंपॉर्टेंट मून का बात करने वाले हैं जिसको कहा जाता है गैलीलियन सैटेलाइट्स। तो चलिए देख लेते हैं गैलीलियन सैटेलाइट्स को एक एक करके। सबसे पहले नंबर पे आता है बृहस्पति का सबसे बड़ा मून और साथ ही साथ हमारे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा मून। नाम है इसका गैनीमेड। काफी खूबसूरत, देखने में कुछ इस प्रकार का है। इसके बाद बृहस्पति का और एक इंपॉर्टेंट मून नाम है इसका यूरोपा। ये बर्फ से ढका हुआ है और बर्फ का ऊपर जो क्रैक्स है इसको भी आप लोग स्क्रीन में बराबर देख पा रहे हैं। इसके बाद बृहस्पति का और एक इंपॉर्टेंट मून नाम है इसका कैलिस्टो। इसके ऊपर काफी मात्रा में डेड वोल्केनोस मौजूद है और इसीलिए साइंटिस्ट लोगों का अनुमान है हमारे सौर मंडल का सबसे पुराना मून है। इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट एक मून है, नाम है इसका आईओ। इसको जब साइंटिस्ट लोगों ने एक दफा देखे थे तब उनको कुछ खाने का पिज्जा जैसा लगा था और इसलिए इसको कहा जाता है द कॉस्मिक पिज्जा यानी कि महाकाश में रहने वाला पिज्जा। इसी के साथ खत्म होता है बृहस्पति और इसका 4 इंपॉर्टेंट मून। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लैनेट पे और जहाँ पे है सैटर्न यानी कि शनि, क्वीन ऑफ द प्लैनेट्स, ग्रह का रानी। लेकिन
इसका जो खूबसूरती का राज, जो इसका रिंग्स, ये यहाँ पे मिसिंग है, जो आइस का चट्टान से बना हुआ होता है और जो आउटवर्डली प्रोजेक्टेड रहता है। क्योंकि ये 2 डायमेंशन प्रोजेक्शन है, इसीलिए सातों रिंग्स यहाँ पे मार्च कर चुका है। ये अगर 3D और होलोग्राफिक होता तो रिंग को आप लोग बराबर पहचान पाते। शनि है तो बहुत विशाल, लेकिन पानी से लगभग 30% लेस डेंस है, यानी कि इतना विशाल होने के बाद भी पानी पे भी ये तैर सकता है। इसका नेचुरल सैटेलाइट मून का संख्या है करीब 82 के आसपास, लेकिन यहाँ पे हम एक ही इंपॉर्टेंट मून कवर करने वाले हैं। नाम है इसका टाइटन। इसके ऊपर काफी मात्रा में मीथेन का लेक्स मौजूद है और इसीलिए साइंटिस्ट लोगों का अनुमान है हमारे सौर मंडल पे धरती और मंगल के बाद जीवन का अस्तित्व यहाँ पे भी हो सकता है। इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट बन चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेनेट पे, और जहाँ पे है यूरेनस। इसमें काफी मात्रा में हल्का गैसेस मौजूद है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन। इसी के साथ मिलता जुलता और एक प्लेनेट भी है जिसको कहा जाता है सिस्टर प्लेनेट, और इसका नाम है नेपच्यून। इसमें ब्लू कलर कुछ ज्यादा नजर आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे मीथेन का मात्रा काफी ज्यादा है, और इसी के साथ इसके ऊपर हीरो का बरसात यानी डायमंड रेन भी होता रहता है। इसी के साथ खत्म होता है सोलर सिस्टम का 8 प्लैनेट्स। लेकिन 2006 का पहले और एक प्लैनेट भी पे मौजूद था, नाम था इसका प्लूटो। तो चलिए देख लेते हैं प्लूटो को भी। तो सामने प्लूटो, और इसके देखिए 2 साइड आपको मिलेगा। एक साइड पे है बहुत ही शार्प एंड क्लियर इमेज, और एक साइड पे बहुत ही ब्लर यानी कि धुंधला इमेज, क्योंकि ये बहुत ही दूर पे है, और इसीलिए इसको एक साइड की इमेज लेने में साइंटिस्ट लोगों को 10 साल से भी ज्यादा टाइम लग गया था, और एक साइड की इमेज लेने का काम अभी भी जारी है। प्लूटो को भी प्लेनेट नहीं माना जाता है, इसको कहा जाता है द डॉट प्लैनेट, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, हमारा चंद्रमा से भी काफी छोटा है। हम लोग तो रहते हैं धरती पे और धरती रहते हैं सौर मंडल पे। तो फिर सवाल ये कि सौर मंडल इतने सारे भारी भरकम प्लैनेट्स को लेके रहते कहाँ पे है, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम के एड्रेस क्या है। हमारे सौर मंडल रहते हैं गैलेक्सी में, और उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, यानी कि आकाश गंगा मंदाकिनी। तो चलिए देख लेते हैं हमारे गैलेक्सी को। तो सामने है मिल्की वे गैलेक्सी, और ये देखने में कुछ स्पाइरल प्रकार का है, यानी कि खाने का जलेबी जैसा। इसको अगर सीधा कर देंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, जैसा आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, कुछ पैनोरामिक व्यू। इसका ऊपर भी काफी सारे कलर्स है, और हर एक कलर एक एक स्टार को दर्शाता है। जहाँ पर भी आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है, ये सब दर्शाता है नया नया जन्म लिया स्टार को, जिसके अंदर काफी सारे फ्यूल अभी भी बाकी है। जहाँ पर भी आपको व्हाइट एंड येलो कलर नजर आ रहा है, ये सब दर्शाता है मिडिल स्टार को, जैसे कि हमारा सौरमंडल का सन। और जहाँ पर भी आपको रेड कलर नजर आ रहा है, ये सब दर्शाता है ओल्ड स्टार को, जिसका फ्यूल बहुत ही कम है, और कभी भी ये सब स्टार फट सकता है, और फटने के बाद ब्लैक होल एंड व्हाइट डॉट में भी कन्वर्ट हो सकता है। और इतना विशाल ब्रह्मांड में हमारा यही मिल्की वे गैलेक्सी एकलौता गैलेक्सी नहीं है, बहुत ही लार्ज नंबर पे अनगिनत गैलेक्सी हो सकता है, और किसी में भी जीवन का अस्तित्व भी हो सकता है। हम लोग तो अक्सर सुनते रहते हैं एलियन का स्टोरी, तो फिर सोचिए इतना विशाल ब्रह्मांड में क्या हम सच में अकेले हैं। और इसी सोच के साथ शो को यहाँ पे खत्म करते हैं, और इस शो आप लोगों को सामने लाने के लिए 2 संस्थाएं मदद की है, एक है नासा और एक है नोआ। आई होप कि ये शो